गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप आपने प्रीवियस क्लास रिवाइज करी होंगी। अगर नहीं की है तो फटाफट जाके इसी जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें रिवाइज जाके कर लो। और आज है भाई हमारी कौन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जो हमारा पेडागोजी फ्री बैच चल रहा है, जो ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी सब्जेक्ट आता है, उन सभी के लिए ये यूजफुल है। ठीक है भाई। तो आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास थर्ड है। तो उससे पहले दो क्लासेज हमने कर लिए जिसमें हमने किसके बारे में, जो सबसे पहले ग्रोथ के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उनके प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं, नेचर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेज हैं, जो कौन कौन से थ्योरीज ने, साइकोलॉजिस्ट ने जो जो स्टेजेस दी, उन स्टेजेस के बारे में पढ़ा। आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में पढ़ा हमने, और फैटर्नल ट्विंस के बारे में पढ़ा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है भाई। तो एक बच्चे का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, वो कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो वो चीज़ें हमने सारी कवर कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम क्या, कि जो हमारी कौन सी, कल हमने इन्फेंसी जो स्टेज थी वो कवर कर ली थी। आज हमारे पास जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एडल्टहुड, ये चार स्टेजेस बची हुई है। उसके साथ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बचे हुए हैं। उसके बाद में जो हमारा ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो 3 क्लास में हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो इस चैप्टर के प्रीवियस है, जिस भी एग्जाम में, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, या केवीएस हो, ई एम आर एस हो, सी टेट, एच टेट, यूपीएलटी, उसके बाद में रीट, कोई भी एग्जाम जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी और जो शैक्षणिक विधियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जिस भी एग्जाम के अंदर आता है, उन एग्जाम्स में भाई जितना भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम क्या कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो भाई देखो, एक टाइम रहते ही इन क्लासेस का रिवीजन कर लो। इनकी पीडीएफ कहाँ पे, जो आपको बाउंडलेस पेडागोजी है वहाँ पे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे। और दूसरा भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर जब तक कि ये जिस मुहिम के लिए ये चलाया गया है कि फ्री क्लासेस, फ्री पेडागोजी आपको दी जाए, कि कंप्लीट थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, कंप्लीट आपको हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जा रही हैं, डेप्थ में बताई जा रही हैं। यही चीज़ें आपने पेड बैच में भी पढ़ी होंगी। सारी चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, ओनली टीचिंग टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जो भी आपके दोस्त हैं जो जहाँ पे पेड बैच में पढ़ रहे हैं, उनसे अच्छा है कि एक बार यहाँ पे जो डी ट्रिपल एस भी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार यहाँ से क्लासेस लेके देखें। उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता तो आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। तो ऑलरेडी हमने कौन सी इन्फेंसी हमने स्टेज थी वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका जो एज ग्रुप 0 से लेके 2 था, कि बर्थ से लेके 2 साल तक जो भी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में हमने देख चुके थे। आ जाते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। इस स्टेज तक आते आते बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा, कि ये स्टेज किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज सेंसिटिविटी के लिए, कि मतलब ये कौन सा एज ग्रुप कौन सा है इसके अंदर। आप देखो यहाँ पे ये एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो एज ग्रुप आप एक बार देखो यहाँ पे। ये एज ग्रुप देखो, ये दो से लेके 6 साल तक है। इस 2 से लेके 6 साल के एज ग्रुप के अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, जहां पे बात करी थी नॉर्म्स, नोम चॉम्स्की जी ने इसके बारे में बताया था कि ये एक टाइप का डिवाइस होता है जो हमारे ब्रेन में इनबिल्ट होता है। इसका काम क्या होता है, लैंग्वेज को एक्वायर करना। एक्वायर कैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज को अर्जन करना, अर्जित, अर्जित मतलब प्राप्त करना। अर्जित को हम कैसे प्राप्त करेंगे, लैंग्वेज को कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारे एनवायरमेंट से हम चीजें क्या करेंगे, इंटरेक्ट। एनवायरनमेंट से चीज़ों को जब इंटरेक्ट करेंगे, मतलब जब हम, हमारा देखो सबसे पहले हम इंटरेक्ट किससे करते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी किससे, फैमिली से, एक फैमिली से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद में अपने पड़ोस में, जो अपना नेबरहुड है वहाँ से, फिर उसके बाद में स्कूल,
कि बच्चा स्कूल में इंटरेक्ट करता है। उसके बाद में जो स्कूल के टाइम पे जब जाता है तो वो कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह जगह पे, जहाँ किसी भी वो स्पोर्ट्स एकेडमी लगा लो, कल्चरल एक्टिविटीज़ लगा लो, वो अपनी समाज से, कहाँ से, अपनी सोसाइटी से, सोसाइटी के नॉर्म्स, नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कब, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है बच्चा, जो अपनी सोसाइटी है वहाँ से वो सब चीज़ें सीखता है, इंटरेक्ट कर करके चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज सेंसिटिविटी कैसे होगी कि इस टाइम पे ये कितना, लैंग्वेज जो एलईडी बताया था अपना 5 ईयर तक बहुत ही स्ट्रोंग होता है कि बच्चा विदाउट एनी फॉर्मल सेटिंग, कि बच्चा विदाउट एनी फॉर्मल सेटिंग क्या करता है भाई, लैंग्वेज को एक्वायर करता है, कि जो उसके आसपास उसके प्रिवेश में जो चीज़ें बोली जा रही हैं, जिनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज हम बात करते हैं अपने आसपास में, अपने घर परिवार में जो लैंग्वेज यूज होती है, उसके लिए ना बच्चे को कोई स्कूल में जाना पड़ता है, ना कहीं पे वो बच्चा, देखो 6 ईयर तो क्या ही होता है कि स्टार्टिंग में स्कूल एज ही होते हैं एडमिशन के लिए, बट इतना मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चा इस एज में क्या करता है, अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अपने आसपास के परिवेश से इंटरेक्ट करके, अपने फैमिली से, जो उसकी, जैसे अभी ये चीज़ें क्यों बताई गई हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर उस टाइम पे जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो चीज़ होता है, ब्रोका एरिया होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, कि उसकी कैचिंग पावर, कि जो इंटरेक्शन के साथ, जहाँ बच्चा जो भी वर्ड सीखता है अपने आसपास के परिवेश से, सबसे पहले वो अपनी मदर टंग सीखता है। तो इस टाइम पे इसलिए क्या है, लैंग्वेज सेंसिटिव पीरियड इसे बोला गया, कि दिस पीरियड इज क्रिटिकल फॉर द एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स को एक्वायर करने के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलईडी होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। 5 ईयर तक विदाउट एनी फॉर्मल सेटिंग बच्चा किसको, लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद में ईगोसेंट्रिज्म, जो सेकंड पॉइंट होता है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा इस टाइम पे, चाइल्ड क्या करता है, अपने आप को सुप्रीम मानता है। वो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि वो दूसरे के थॉट प्रोसेस को आने नहीं देता, अपने आप को क्या सुप्रीम मानता है, कि अपने थॉट्स को, जो उसका व्यू पॉइंट होगा, उस व्यू पॉइंट को बच्चा क्या सुप्रीम मानेगा, कि उसके जो वो जानता है वही चीज़ें सही है, जितना वो जानता है उतना ही सही है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को वो कंसिडर नहीं करता। इसका मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म में क्या करेगा बच्चा, कि अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर क्या होगा, नोट कंसीडर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू वो कंसीडर नहीं करेगा। फिर उसके बाद में कि चिल्ड्रन एट दिस स्टेज फोकस ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव, कि उसका पर्सपेक्टिव, कि वो जैसा सोचता है वही चीज़ें सही हैं, जिस हिसाब से वो सोचता है, जैसे वो कर रहा है, जो थॉट उसके हैं वही ठीक है, बाकी दूसरे को वो तवज्जो नहीं देता, दूसरे की थॉट प्रोसेस के बारे में नहीं सोचता। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू द एजुकेशन, कि ये टाइम कौन सा है, कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो उसको क्या है, कि स्कूल में एडमिशन लेता है, कि स्टार्टिंग में कौन सा 3 से लेके 8 ईयर, कौन सी एज बताई गई है हमारी, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में एडमिशन की एज है, जिसके अंदर बच्चा 3 साल से लेके 8 साल के एज में प्ले स्कूल में एडमिशन लेगा। कहाँ पे, प्ले स्कूल में, प्ले स्कूल या फिर प्री प्राइमरी, जहाँ पे किसमें, जहाँ पे बाल वाटिका हो गई, जो अपनी आंगनवाड़ी हो गई, जो अपनी प्री स्कूल्स हो गई, नर्सरी स्कूल्स हो गई, उनमें एडमिशन की बात करता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मल एजुकेशन का, जहाँ से कहाँ से फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होनी हो जाती है। स्कूल एज, स्टार्टिंग स्कूल एज क्या है, कि फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज, कि फॉर्मल एजुकेशन इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में बच्चा खेलता, सीखता कैसे है, कि लर्निंग थ्रू, लर्निंग थ्रू प्ले, कि बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा खेल खेल के वो चीज़ें सीखेगा। प्ले टाइम इज द क्रूशियल फॉर द कोग्निटिव एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड, कि बच्चे को इस टाइम पे क्या है, कि इस स्टेज में बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा वो कैसे, अपना ऑब्जर्व कर करके, दूसरों को जो उसके आसपास के लिए उनको ऑब्जर्व करके, खुद
हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, की खुद करके चीज़ों को सीखेगा। हैंड ऑन एक्सपीरियंस, की बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखेगा। जैसे खेल खेल में, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक बनाना, जो ब्लॉक्स के साथ वो चीज़ें करेगा। उसके बाद में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के खेलना, किसी चीज़ों को अरेंज करना, उन सब चीज़ों के कैसे वो प्ले टाइम में जो उनकी मोटर स्किल्स हो गई, कि जैसे पूरा ग्रुप एक, जो बच्चे होते हैं उस टाइम पे जो सारी चीज़ें सीखते हैं उसी के लिए। तो ये कौन सी भाई हमारी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, उस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की बातें करें। इन पॉइंट्स में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है भाई। उसके बाद में फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, कि देखो इस टाइम पे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की ग्रोथ इन्फेंसी के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड सीन एज द रिडक्शन ऑफ द ग्रोथ स्पीड, कि उसकी स्पीड में, जो भी स्पीड में क्या हो जाएगा, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। उसके बाद में दो चीजें होती हैं, दो चीजें कौन कौन सी, एक सिफेलोकोडल, एक प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल को सिरोध पदोद मुखी, सिरोध पदोदमुखी स्टेज बोलते हैं। प्रोक्सिमी डिस्टल को, जो हिंदी में इसको सिरोध पदोदमुखी बोलते हैं, कि मतलब सर से लेके हेड टू टो, कि सर से लेके और क्या करेगा बच्चे के, सर से लेके और पैर तक क्या होगा, डेवलपमेंट। कि मतलब बच्चा पहले किस पे, अपने हेड पे कंट्रोल। देखो एक बार स्टार्टिंग में जब आप छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब आप हाथ में लेते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, कि इसके गर्दन के नीचे हाथ रखना, क्योंकि अभी ये इतना एबल नहीं है कि ये अपने गर्दन को संभाल सके। तो बच्चा फिर स्टार्टिंग में क्या करेगा, स्टार्टिंग में अपने क्या है, किसको, गर्दन को संभालना सीखता है। उसके बाद में जो उसका टोरस एरिया होता है, टोर्सो एरिया होता है, टोर्सो मतलब उसका हाथ पैर को छोड़ के, उसके हाथ पैर के अलावा जो भी एरिया है, उस पे कंट्रोल। उस पे कंट्रोल मतलब उस एरिया को अपने आप में, जैसे बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग में अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। फिर वो कैसे बैठना सीखेगा, बैठना सीखेगा तो पहले क्या करेंगे बच्चे को, जैसे ऐसे हाथ का सहारा देके, कि जैसे एक बच्चा है तो उसको हाथ का सहारा देके बिठाया जाता है। उस टाइम पीरियड के बाद में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, तब उसको क्या करेगा, धीरे धीरे वो क्या करेंगे, उसको वो सहारा, जो उसको सपोर्ट मिल रही थी उस सपोर्ट को हटा दिया जाएगा। बच्चा अपने आप खुद बैठने लगेगा। फिर धीरे धीरे जब बच्चे को पहली बार हम खड़ा करते हैं, तो पहली बार खड़ा करेंगे तब उसे पकड़ के रखते हैं। उसके बाद में जब वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा, किसी चीज का सहारा, जैसे बेड हो गया या फिर कोई भी घर में ऐसी चीजें, दीवार के साथ वो खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में जब वो चलना सीखते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, तब भी उसे जैसे अपने उंगली पकड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद में कभी कभी हम उसे छोड़ देते हैं, वो एक दो स्टेप चलता है। तो वो सब चीजें किस में आएगी, कि जो जिसमें क्या करेगा बच्चा, कि अपने हेड से लेके, पहले अपने हेड पे कंट्रोल करेगा, फिर अपने जो मिडिल बॉडी है उस पे, फिर पैरों पे। बच्चा देखो हेड पे कंट्रोल कैसे कर, स्टार्टिंग में बच्चा बैठना सीखता है। फिर जब वो बीच वाली स्टेज पे आता है, अपने टोरस वाले एरिया पे, जो उसकी मिडिल बॉडी है उस पे कंट्रोल करना सीखेगा, बैठना सीखेगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे जब क्रोल करना स्टार्ट करेगा, तो अपने हाथों पे और उन पे कंट्रोल करेगा। फिर जब खड़ा होगा तो अपने पैरों पे कंट्रोल करेगा। उसके बाद में कैसे धीरे धीरे सब चीजों पे कंट्रोल करता हुआ लेके आएगा। उसे क्या बोलते हैं, सिर से लेके पैर तक के कंट्रोल को सिफेलोकोडल ग्रोथ बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम यही। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि हेड टू टो तो हो गया, कि बच्चा जैसे ये है, कोई चाइल्ड है, और ये इसका मिडिल एरिया है, ये इसके पैर हैं। तो यहां से लेके हेड टू टो, उसके बाद में यहां तक कंट्रोल करना, हेड टू कंट्रोल हो गए। उसके बाद में प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होगा, कि सेंटर से लेके, सेंटर मतलब जो ये जो बीच वाला हिस्सा रहता है,
यहाँ से लेके कंट्रोल करना, कि यहाँ से लेके अपने हाथों तक और यहाँ से लेके अपना पैरों तक का जो कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल। कि मतलब सेंटर टू पेरीफेरी, कि मतलब ये सेंटर है, सेंटर से हाथों की तरफ, बाहर की तरफ और पैरों की तरफ पेरीफेरी। तो इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आएगा, कि बच्चे स्टार्टिंग में अगर कोई भी चीज देखोगे तो अपने सेंटर पे सबसे पहले अपने जो टोर्सो एरिया होता है, जो उसके बाद में वो सबसे पहले वहां पे कंट्रोल लेता है, उसके बाद में अपने लिम्स के थ्रू जो अपर बॉडी पे मास्टरी हासिल करता है, फिर अपने लोअर बॉडी पे। तो जैसे ही बच्चे को आपने स्टार्टिंग में पेन पकड़ा है, तो बच्चा पेन को कैसे अपने दोनों हाथों से ग्रैब करेगा। उसके बाद में उसे ग्रैब करने के बाद में आप देखोगे कि बच्चा फिर अपने इसी पेन को सेम एक सिंगल हैंड से करेगा। तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने बॉडी पे, हाथ पे, इन सब पे और फिर लिम्स पे, फिर अपनी किन से, जो अपनी फिंगर टिप से पेन को हैंडल करना सीख जाएगा। तो वो कौन सी स्टेज में आता है, कि मतलब अपने कौन सी, कहाँ से, अपने जो सेंटर से लेके पेरीफेरी, कि मतलब अंदर से लेके बाहर की तरफ जब बच्चा कंट्रोल हासिल करना स्टार्ट कर जाता है, कि अपने बॉडी पे कंट्रोल करने में मास्टरी कर लेता है, तो वो अपने कौन से प्रोक्सिमोडिस्टल स्टेज में ग्रोथ होती है। ठीक है। फुल टोरस कंट्रोल मतलब अपने मिडिल बॉडी पे हाथ पैर के अलावा जो बीच का जो एरिया है उस पर कंट्रोल करना। ठीक है। लिम्स मास्टरी के अंदर भी सेम वही चीज है, कि लिम्स के अंदर मैं बता रहा हूँ कि हाथों पे कंट्रोल, अपने पैरों पे कंट्रोल, वो सब चीजें। ठीक है। आई होप ये दो टर्म्स आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं मोटर डेवलपमेंट और अर्ली चाइल्डहुड। कि मोटर डेवलपमेंट किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में मोटर डेवलपमेंट कौन कौन सा होता है। देखो 3 ईयर में बच्चा क्या हो, हुपिंग, जंपिंग, रनिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड पिकिंग। तो देखो इसमें अंदर कौन सी मोटर डेवलपमेंट हो रही है, इसके अंदर आपकी ग्रोथ, ये सारी एक्टिविटी, पिकिंग द ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रनिंग्स, ये सब क्या है, कि ग्रोस मोटर स्किल्स की बात हो रही है, कि जो बड़ी मसल्स हैं उन सब का यूज हो रहा है, उन सब पे कंट्रोल। उसके बाद में 4th ईयर में कौन से, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, फिटिंग द जिग्सो पजल्स, कि अपने फाइन एंड ग्रोथ मोटर दोनों का हो रहा है, जो दोनों का यूज हो रहा है, कि स्टेयर्स को क्लाइंब करना मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाता है, और फिटसो जिग्सो पजल्स, कि जो पजल्स को फिट करना भी सीख जाता है। 5 ईयर की एज में क्या होता है, कि वो अच्छे से रनिंग भी करना स्टार्ट हो जाता है, और कोऑर्डिनेट मूवमेंट, कि मतलब अपने आई हैंड का, जैसे कोऑर्डिनेट मूवमेंट का मतलब आई हैंड, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कि हाथ से जैसे मैं लिख रहा हूं, तो उसमें क्या है, मेरा माइंड का भी, मेरे आईज का भी, मेरे हाथ का, सबका कोऑर्डिनेशन है। तो बच्चा इस स्टेज में आके अपने मल्टीपल ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स का क्या है, एक साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है भाई, कि डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में, डेवलपमेंट इन द लेटर चाइल्डहुड। कि भाई लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा आता है, तो कौन कौन से उसके अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्या थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरीज में इन स्टेजेस को कवर किया है। पर मेन क्या है, कि इसको क्या क्या बोलते हैं हम। देखो लेटर चाइल्डहुड को हम एक बोलते हैं स्कूल एज। स्कूल एज कि मतलब यहाँ से बच्चे की जो स्कूल है वो स्टार्ट हो जाती है, कि फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट। ठीक है। फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट, पूरी स्कूलिंग उसकी फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी क्या है, 7 से लेके 12 साल तक की एज ग्रुप है। बच्चा इसमें इस प्रॉपर स्कूल में जाने लग जाता है। उसके बाद में ये क्या है, कि इसे गैंग एज क्यों बोलते हैं, कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। कि गैंग एज में क्या है, सोशल, सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा, कि वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, पीयर ग्रुप्स मतलब स्कूल फ्रेंड्स, किनके बाद में, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, स्कूल या नीबरहुड, जो नेबरहुड के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बच्चा मिलके खेलना, जो टास्क परफॉर्म करना, वो सब चीजें। उसके बाद में जो प्याजे की स्टेज यहाँ पे कौन सी आती है, 2 से 7 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कि बच्चे के अंदर कौन सी भाई, लॉजिकल थिंकिंग और डेवलपमेंट। लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट के अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलप होगा, कि बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा, कि मतलब कि चीज़ों को कैटेगराइज करना सीख जाएगा, कि ये चीज़ इस जगह आएगी। कि जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स पड़े हुए हैं।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स पड़े। बच्चा क्लासिफाई कैसे करेगा कि जैसे जितने भी ट्राइंगल हैं उनको एक साथ अरेंज कर देगा, जितने भी जो सर्कल हैं उनको एक साथ, जितने भी रेक्टेंगल हैं उनको सबको, या फिर स्क्वायर हैं उन सबको एक साथ। ये क्या कर दिया उन्होंने, क्लासिफाई कर दिया कि इनको एक जैसी चीज, सिमिलर चीज को क्लासिफाई कर दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। पहले सब चीजें क्या थी, मिक्स पड़ी हुई थी, उन सब चीजों को क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद में रिवर्सिबेशन का मतलब होता है, या फिर की रिवर्सिबेशन का मतलब होता है आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, कि पानी से ही आइस बनती है और आइस से ही वापस भी पानी बन सकता है, तो वो रिवर्स रिवर्स चीज को भी समझने स्टार्ट कर देता है। तीसरी चीज बच्चा क्या, इसी स्टेज में क्लासिफाई हो गया, क्लासिफिकेशन। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्सेशन, कन्वर्जन का मतलब क्या है कि बच्चा, जैसे दो चीज है, एक इतना बड़ा बॉक्स है और दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर वाटर की, 1 लीटर, और ये भी 1 लीटर। तो बच्चे को अगर वो फॉर्मल ऑपरेशन, नहीं सॉरी, उसमें अगर वो कौन सी अपनी, अगर अर्ली चाइल्डहुड में होगा तो उसे जो लंबा बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा पानी है और इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो कम है। तो इस स्टेज में आके बच्चा जो कौन सी लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती हैं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, कि बच्चा की दोनों की साइज मैटर नहीं करती, दोनों की कैपेसिटी मैटर करती है। तो बच्चा इस कैपेसिटी को भी अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है। सिगमंड फ्रेंड में कौन सी, सिगमंड फ्रॉइड लेटेंसी स्टेज, उसके अंदर सेक्सुअली एंड द सोशल स्किल, उसकी स्टेज के बारे में बताया। एरिक इरिक्सन, इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, प्याजे की थ्योरी में भी पढ़ेंगे भाई हम, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी पढ़ेंगे, एरिक इरिक्सन की, वहां पे हम और डीप में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो ये क्या है कि बच्चे का कोर डेवलपमेंट, कि बच्चा यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा अपना सोशल डेवलपमेंट, अपना अपना सोशल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा करता है। सोशल डेवलपमेंट, हाईएस्ट सोशल डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। अगर भाई कुछ नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद में जो कौन सा लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, प्रोग्रेशन कौन कौन सी, देखो एक स्कूल एज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दिस बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन मार्किंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, कि फॉर्मल स्कूलिंग स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में लेटेंसी स्टेज क्या है, कि एक पीरियड ऑफ द रिलेटिवली काम एंड द लर्निंग एज डिस्क्राइब बाय द फ्रॉड, कि ये एक पीरियड है जहां पे बच्चा कामली किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना होके सिर्फ फोकस किस पे करता है, अपनी एजुकेशन पे या फिर अपनी लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। इन्होंने भी 5 स्टेज दी थी, ओरल, एनल, लेटेंसी, जेनाइटल्स, और जो इनकी जो 5 स्टेजेस थी इनको डेवलपमेंट की, कि बच्चा कैसे कैसे डेवलप करता है, उन सब चीजों के बारे में। जो एरिक डिक्सन की थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग ये स्टेज कौन सी है, उनकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की, जहां पे बच्चा क्या करता है, अपने सेंस ऑफ कॉम्पिटिशंस और अपनी इंफीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानता है। उसके बारे में कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर बच्चा क्या करना रहता है, लॉजिकल थिंकिंग, उन सब चीज के बारे में। गैंग एज में क्या करता है कि फर्स्ट स्टार्ट फॉर्मिंग पीयर ग्रुप एंड द सीकिंग एक्सेप्टेंस, कि अपने जो ग्रुप्स बनते हैं उस टाइम पे, उस ग्रुप्स में वो गैंग बनाना, मतलब उस ग्रुप्स के साथ अटैच होना, उनके जैसा बिहेव करना, उस ग्रुप में एंट्री लेने के लिए, वैसी चीजें बच्चा करता है। एज ऑफ द स्यूडो मैच्योरिटी, स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब होता है, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मैच्योरिटी का मतलब रहता है कि चाइल्ड क्या है, फुली मैच्योर नहीं है, फुली मैच्योर नहीं है बच्चा इस स्टेज में, फुली मैच्योर नहीं है। ठीक है। फुली मैच्योर नहीं है मतलब हाफ आई है, कुछ कुछ अपने आप को बच्चा सोचता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूं, पर उसके अंदर फुली मैच्योरिटी नहीं आती। कल भी बताया था मैच्योरिटी क्या है, कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इस चीज को ध्यान में रखना, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ और टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ और अपने लर्निंग के साथ आती है। चाइल्ड एग्जिबिट बिहेवियर एसोसिएटेड विद द मैच्योरिटी बियॉन्ड दिस देयर ईयर्स, कि इन ईयर्स के बाद में बच्चा क्या करना, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब एडोलेसेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एडोलेसेंस को देखो, एक इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एज बोलते हैं, कि इसके अंदर बहुत से बदलाव होते हैं। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्यूबर्टी प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी हिट करती है इसी एज ग्रुप के अंदर।
सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं। तीसरी चीज, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, हार्मोनल चेंज। फुल बॉडी में, जैसे कि फिजिकल के साथ साथ फिजिकल प्लस इमोशनल चेंजेस, इस स्टेज के अंदर फिजिकल के साथ साथ इमोशनल चेंजेस होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, देखो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, उसके अंदर सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है कि पहचान का संकट, पहचान का संकट का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बच्चे को अपनी पहचान का संकट होता है कि उसका जन्म किस चीज के लिए होता है। वो बच्चा क्या है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बता रहा हूं, जैसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज जिसे बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड, कि ये कौन सा ट्रांजिशन पीरियड है, कि बदलाव का समय, क्या बदलाव का समय, कि मतलब इसके अंदर बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे हर एक टाइप के, आपकी पूरी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे उसके अंदर। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ये आपको देखो, ये जो टर्म्स मैं अभी लिख रहा हूं ना, ये आपको ऑप्शंस में देके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चा इमोशनली स्टेबल होता है, इनस्टेबल होता है इस एज ग्रुप में। तो ये पॉइंट्स आप लिख लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब पे मैं बता रहा हूँ आपको। और ये चीजें आई हुई है कि देखो भाई, जब मैंने एस्टेट की तैयारी करवाई थी ना, तो उस टाइम पे 29, 28 और 29, भाई जो तीन शिफ्ट हुई थी, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में इतने क्वेश्चंस तीनों शिफ्ट में से मेरे पढ़ाए हुए में से आया था। एक सिंगल मैराथन 6 आवर 55 मिनट की एक मैराथन थी, जो आपको प्रीवियस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसमें जाके आप अपना जो प्रीवियस लास्ट रिसेंट वाला पेपर उठाना और मैच करते हुए जाना। एक के क्वेश्चन चार चार बार पढ़ाया हुआ था विद ऑप्शन। उसके बाद में स्ट्रेस एंड स्टॉर्म हो गया, ट्रांजिशन पीरियड हो गया, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो गया। और जो जो चीज़ें आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि ये चीज़ें, जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी मैं लिखवाता हुआ जाऊंगा। आत्मसम्मान की भावना की, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान किसकी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं भाई। बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा होता है कि उसकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी के बारे में सोचता है, अपने इमेज के बारे में सोचता है। उसके बाद में जो उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो क्या है, किशोरों में महत्वपूर्ण बौद्धिक विकास होता है, जिससे उसे समझ और कौशल में वृद्धि होती है। क्योंकि इस एज के बाद में, इस एज के बाद में किसमें, उसमें अंडरस्टैंडिंग प्लस मैच्योरिटी, इस एज के बाद अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग तो अभी से स्टार्ट हो जाएगी, और मैच्योरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये सब चीजें उसमें एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। जो आत्म सम्मान, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या आत्म सम्मान और आत्म प्रेम की बहना, जो सेल्फ लव। उसके बाद में इमेजिनरी ऑडियंस, जो बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा दिखते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे हर टाइम कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कि उसको हर टाइम कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देख रहा है, सब चीजें उसी तरह वो बिहेव करता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि जहां भी जाता है सब लोग उसे ही देख रहे हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसी एज में वो बातें करता है। उसके बाद में लीडरशिप की, जो कि किस चीज की बात कर रहा है, लीडरशिप, लीडरशिप भी इसी एज ग्रुप में बच्चे में स्टार्ट होती है। उसके अंदर जो किशोरों में समूह में नेतृत्व करने और उसको प्रभाव की क्षमता विकसित करते हैं। उसके बाद में जो उसकी मानसिक स्वतंत्रता है, किशोर स्वतंत्रता व स्वायत्त, क्या इंडिपेंडेंट,
कि बच्चे अपने आप को स्वतंत्र, कि उनके जो भी वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी रोका टोकी ना हो, सब चीजें वो अपने अकॉर्डिंग करे, उनकी समझ के अकॉर्डिंग वो चीजें करे। उसके बाद में सबसे ज्यादा चीज चीज किसकी होती है, कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, कि किस डायरेक्शन में। ये एज ग्रुप है जहां पे वो क्या है, सब्जेक्ट चॉइस, सब्जेक्ट चॉइस या फिर करियर चॉइस की बात करते हैं। करियर के चॉइस होता है, किशोर अपने भविष्य के करियर के विकल्पों के मार्गों के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू कर देते हैं। इसी पीरियड के बाद समायोजन की कमी, कि किशोर की भावनात्मक सामाजिक रूप से स्थिति संतुलन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, कि मतलब वो लोगों के साथ एक्टिव, कि मतलब लोगों के साथ एक साथ काम करने में, क्योंकि उस टाइम पे उसमें न्यू न्यू आइडियाज आते रहते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी उस टाइम पे रहती है, जो कि हॉर्मोन्स एक्टिव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उस टाइम पे एनर्जी हाई लेवल हो रहता है सब चीजों में। उसके बाद में जो ये क्या है कि दहलीज किस चीज की है, अडल्टहुड की। अडल्टहुड की क्या है, दहलीज है, किशोर किशोर वयस्कता के चरण के संक्रमण करते हैं, जिससे जिम्मेदारी और स्वतंत्रता का सामना करना पड़ता है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं इसके बाद में। उसके बाद में एक चीज और होती है कि उसे यही लगता है कि हर टाइम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब चीजें, कि अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है। लीडरशिप की बात हो गई, इमोशनल ट्रांजिशन पीरियड, बदलाव का समय, स्ट्रेस स्ट्रॉम, इमेजिनरी ऑडियंस, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। हाँ, इस टाइम पे बच्चा क्या करता है कि पीयर ग्रुप से, पीयर ग्रुप का सबसे ज्यादा अटैच, माँ बाप से ज्यादा, टीचर से ज्यादा, सबसे ज्यादा किस चीज की मानता है, पीयर ग्रुप का जो डिसीजन मेकिंग होता है उन सब चीजों में पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है इस एज ग्रुप में, इस टाइम पीरियड में। ठीक है भाई। उसके बाद में देखो भाई, ये जो इसी टाइम पे एडोलेसेंस के टाइम पे ये दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक बुलिमिया, एक एनोरोक्सिया, की ओवर ईटिंग, कि बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना खाता है, और एनोक्सिया का मतलब होता है कि वो हर टाइम डाइटिंग, डाइटिंग की बात करता है, कि वो खाना वगैरह बिल्कुल छोड़ देता है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, कि बुलिमिया में लगता है कि उसके भूख उसे बहुत ज़्यादा लग रही है, खा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एनोरेक्सिया का मतलब उसे हर टाइम लगता है कि वो फैटी हो रहा है, मतलब मोटा हो रहा है उस चीज़ में, और उस चीज़ को कम करते करते कम करते करते और बिल्कुल डाइटिंग पे आ जाता है, बिल्कुल ही खाना खाना बंद कर देता है। तो दो टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर है, ये दो ही होते हैं, ये दोनों पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद में एडल्टहुड क्या है, अचीविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने जो भी टास्क है या फिर जिस फील्ड को आपने, जिस करियर को चुना है, उसको अचीव करने का टाइम पीरियड आ चुका है। उसके बाद में ट्रांजिशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इस टाइम पे आप बिल्कुल ही अपने डिसीजन मेकिंग और हर एक चीज के लिए खुद कैपेबल हो जाते हो। उसके बाद में अर्निंग ए लाइफ, की लाइफ लिविंग, कि अपने खुद की रोजी रोटी कमाने के लिए इस एज ग्रुप में आके सक्षम हो जाते हो। गेटिंग मैरिड, अपने पेरेंटिंग एज में आ जाते हो, अपने गृहस्थ आश्रम की ओर आप प्रस्थान कर जाए तो एयर ऑफ 25 की स्टेज, इस स्टेज तक आप, और इंटरिंग पेरेंटहुड, कि आपने कि इस स्टेज पे आप पेरेंट्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हो, अडल्टहुड जो भी स्टेज है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ओल्ड एज है, कि जो कि थर्ड एज के बारे में हम बात नहीं, जो लास्ट एज है हमारी ओल्ड एज, जो कि इसमें अडल्टहुड के बाद में आती है। एक्सपीरियंस ओल्ड एज के अंदर जो सेंट्रल एक्सपीरियंस से वेरियस फैक्टर, कि कि जो हमारे होते हैं, कि सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में क्या है कि अपने हेल्थ इश्यूज और इन सब चीज़ों के बारे में, हेल्थ केयर सपोर्ट एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखो अपनी एग्जाम की दृष्टि से इतना वो नहीं है, बट हमारी स्टेज है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। पर एक स्टेज है जिसके बारे में हमें जनरल नॉलेज हो, जो हमारी हेल्प करेगा किस चीज़ में, आंसर एलिमिनेशन में। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट देके आपसे, आपके ऑप्शंस में पूछा जाता है, जो कि आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद में ये ईयर कौन सी है, कि एज कौन सी है, रिटायरमेंट की एज है, हेल्थ केयर से आपको नहीं, सॉरी, हेल्थ इश्यूज से आपको सफर करना पड़ेगा। न्यू फैमिली रोल्स के ट्रांजिशन में आप ग्रैंड पेरेंटिंग की तरफ आ जाते हो, कि जो आपको न्यू फैमिली रोल्स मिलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आप बन जाते हो, चाहे वो नाना नानी बनो, दादा दादी, जो भी है आप ग्रैंड पेरेंट्स में आ जाते हो। एक्सपीरियंसेस ऑफ द ओल्ड एज, कि द सेंट्रल एक्सपीरियंस सेव द वेरियस फैक्टर्स, कि जो आपने, अब ये टाइम पीरियड आ गया कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना अपनी फैमिली, जो भी अपना काम काज का था, कि जो अर्निंग के सोर्स थे या फिर जो आपके काम की स्टेज थे, उसको
खत्म करके अब आपका वानप्रस्थ जाने का आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में आपका वो हो गया। देखो ये क्या होगा कि इस एज ग्रुप में आपको जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनसे आपको मुक्त हो जाना पड़ेगा, और जो न्यू फैमिली रोल्स आ गए उनमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, जो हेल्थ इश्यूज हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ केयर पे ध्यान देना पड़ेगा, और रिटायरमेंट की एज है आपकी। तो ये सब कुछ पॉइंट्स ही आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो अभी कुछ लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का, कौन सा, कि ये है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन से होते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, की जो कॉन्टिन्यूटी का है, कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से, वूम टू टूम, कि स्टार्टिंग से हम पढ़ते चलते आ रहे हैं कि जब से हम गर्भ से लेके जब तक हम कवर तक जाते हैं, जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता। ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है भाई। ये सबसे लास्ट में इसीलिए करवा रहा हूँ, अगर सबसे पहले करवा देता तो इन टर्म्स को आपको समझ में नहीं आती, बट अभी एक एक टर्म्स को जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको इजीली समझ में आता है। निरंतरता का सिद्धांत, परिवर्तनशीलता की मतलब चेंजेज आते हैं, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, जीवन भर विकास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। ठीक है भाई। उसके बाद में दूसरा है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि रिकॉग्नाइज द ग्रोथ ऑकर द स्पेसिफिक ऑर्डर ओवर ए टाइम, कि देखो एक सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे पहले कौन सा, बर्थ होगा, फिर इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, उसके बाद में अडल्टहुड। तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में गया है। ऐसा नहीं है कि ये बीच में कहीं पे, कि ऐसा भी नहीं है कि बीच में कहीं पे ब्रेक हुआ है। हर एक बच्चा, चाहे वो इंडिया का हो, यूएस का हो, यूके का हो, कहीं का भी बच्चा हो, उन सब में सेम प्रोसेस होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये क्या है, एक भाई सिक्वेंशियल प्रोसेस है। उसके बाद में इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस का आपने देखा होगा अपने आसपास बात करते हुए, कि एक बच्चा होगा कि वो 11th मंथ में वो स्टार्ट कर देता है, एक बच्चे को 1.5 ईयर मतलब 16-17 मंथ भी वो करने के लिए लग जाते हैं, या फिर एक बच्चा एक साल में कुछ बोल देता है, 1 ईयर में 1 वर्ड 2 वर्ड जो भी बोलना स्टार्ट कर देता है, एक बच्चा 14 मंथ में वो सेम काम करता है। तो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, यूनिक होता है। तो उनकी रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी डिफरेंट होती है। ठीक है भाई। उसके बाद में यूनिफॉर्म पैटर्न, कि यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि एक बच्चा की स्टार्टिंग में क्या करेगा, कि बर्थ के बाद में स्टार्टिंग में अगर वो बैठना स्टार्ट करता है, उसके बाद में क्रोल करना, उसके बाद में स्टैंड, उसके बाद में वॉक, रन। तो ये क्या है, एक क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न है। हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेगा, कि सबका देखो उसकी रेट अलग होगी। मतलब एक बच्चा बैठना 6 मंथ में स्टार्ट करता है तो दूसरा बच्चा 4 मंथ में भी कर देगा, दूसरा बच्चा 8 मंथ में भी कर देगा। उनकी टाइम पीरियड अलग हो सकता है, उनकी रेट अलग हो सकती है, बट पैटर्न यही होगा कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर क्रोल करना, फिर उसके बाद में खड़ा होना, उसके बाद में वो करना, फिर रन, भागना, वो सब चीजें एक पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद में जर्नल टू स्पेसिफिक, कि जर्नल टू स्पेसिफिक ओवर ऑब्जर्विंग द ट्रांजिशन ऑफ द बोर्ड ग्रोथ स्किल टू रिफाइन द फाइन स्किल्स, कि मतलब बच्चा स्टार्टिंग में जर्नल चीजें ही करेगा। जर्नल चीजें का मतलब एक पेन या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर एक बच्चे को पकड़ाओगे तो बच्चे पहले किससे, अगर उसे बोतल पकड़ाओगे तो पहले दोनों हाथों से बच्चा बोतल पकड़ेगा, उसी के बाद वो सिंगल हाथ से आएगा, उसी के बाद वो एक हाथ से एक फिंगर से पकड़ सकता है। पर जर्नल क्या होगा कि बच्चा दोनों हाथों से ही पकड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, तो पहले जर्नल चीजें करेगा, उसके बाद में स्पेसिफिक पैटर्न की ओर जाएगा बच्चा। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया, अगर नहीं आया है तो आप मेरे को से पूछ सकते हो। उसके बाद में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एक्शंस लाइक स्विमिंग। क्या मतलब, देखो स्विमिंग करते टाइम हमें क्या होता है, कि देखो हमें किन किन चीजों का, ऑर्गन्स का, कि हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है,
हैंड और जो अपने पैर हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, बाकी हमारा सबसे ज्यादा रोल किसका, हमारी बॉडी पे कंट्रोल किस चीज का हो गया, उसके बाद में सांस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है, लेग्स पे, और जो किस पे, जो क्या है कि डायरेक्शन पे, कि हमें कौन सी डायरेक्शन पे, उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे कितने ऑर्गन्स का, एक दो तीन, तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या हो रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि रनिंग करते टाइम या स्विमिंग करते टाइम कोई भी, तो हमें कितना, कि स्टार्टिंग में हम जंप कर रहे हैं तो हमें ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है, हमें किस शेप में जंप करना है उसके बारे में हमारे माइंड का यूज हो रहा है, उसके बाद में जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में कैसे फ्लो करना है, पानी को किस डायरेक्शन में वापस भेजना है। तो वो क्या है, इंटीग्रेशन, मल्टीपल ऑर्गन्स का एक साथ मिलके जो कोऑर्डिनेट समावेशन होके एक एक्टिविटी जब वो परफॉर्म करते हैं उसे हमें इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटर रिलेशन का मतलब है कि कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट जब सारे साथ एक साथ मिलके, देखो हमारे इंटर रिलेशन मतलब हमारे जो चार डोमेन्स है, कौन सा, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव, इन चारों डोमेन को पीसीएसई, पीसीएसई चारों डोमेन्स को एक साथ, जब उनके साथ जब हम कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, कि जैसे हमें एक रनिंग कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो उसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है, हमारा फिजिकल डोमेन्स के, हमें दौड़ना है हमारे मसल्स का, उसके बाद में स्ट्रेटेजी कि किस टाइम पे दौड़ना है, किस टाइम पे हमें स्लो दौड़ना है, अगर 1600 मीटर की रनिंग है स्टार्टिंग में फास्ट दौड़ना है, फिर बीच के आराम से, फिर लास्ट में फिर फास्ट, तो वो क्या है कि हमारे कोग्निटिव। उसके बाद में इमोशनल, कि हमें वो कंपटीशन क्यों जीतना है, एंगर जो भी होगा वो सब चीज़ें किस चीज़ से आएंगी, वो सब चीज़ें हमारे यहीं से, जब ये सारी चीज़ें इंटर रिलेशन होंगी, एक दूसरे से इंटीग्रेट करेंगी, तो वो। उसके बाद में प्रीडिक्टेबल, प्रीडिक्टेबल का मतलब है कि जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि बच्चा पहले क्या, कि कौन सा इन्फेंसी, फिर किसमें चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलोसेंस और एडल्टहुड, तो इन्हें हम इस पूरे पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं पूरे पैटर्न को। प्रिडिक्ट का मतलब कि हम बता सकते हैं कि पहले बच्चा इन्फेंसी स्टेज में रहेगा, उसके बाद में ही वो कौन से में अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर लेटर में जाएगा, ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्टली एडोलोसेंस में पहुंच गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, कि डायरेक्शन, दो टाइप की डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ के आए थे, हेड टू टू और सेंटर टू एक्सट्रीमिस, जिसके बारे में सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल, दो टाइप की डायरेक्शंस हम पढ़ के आए थे, जस्ट इसी क्लास में पढ़े थे। तो उन दोनों डायरेक्शन का बात कर रहे हैं कि बच्चा पहले अपने सर से लेके पैर तक का कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपने सेंटर से लेके पेरीफेरी तक, मतलब आउटर, जो अपनी लिम्स तक का पे कंट्रोल करता है। उसके बाद में डेवलपमेंट इज द स्पाइरल नॉट द लीनियर, कि स्पाइरल का मतलब होता है कि देखो डेवलपमेंट होगा वो इस टाइप से होगा, कि जैसे स्प्रिंग होती है ना उसी में, कि स्टार्टिंग में यहां से लेके, ठीक है, कि इसी टाइप से आपका जो डेवलपमेंट होगा, लीनियर नहीं होगा, कि मतलब सीधा नहीं जाएगा, कि मतलब पहले पहले देखो एक चीज है कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कुछ एज ग्रुप में हमने देखा स्टार्टिंग में हमने पैर पे कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद में हमने खड़ा होना सीखा, फिर उसी से चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि उसी एक सेम सेम ऑर्गन पे, जैसे हमारे पैर हैं सेम ऑर्गन पे हमने क्या किया, कि एक सेम ऑर्गन पे। स्पाइरल कैरिकुलम का मतलब देखो, मैं एक स्पाइरल कैरिकुलम का बता देता हूँ आपको, सेम इस चीज को समझाओगे स्पाइरल को, कि देखो जैसे आप किसी भी क्लास में थे, आप आपने एक चीज देखोगे, एक अपने सिक्स क्लास, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ क्लास में आपने देखोगे कुछ, इन क्लासेस में 11 सिमिलर टॉपिक देखे होंगे। सिमिलर टॉपिक का मतलब है कि जैसे आपने लाइट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने लाइट चैप्टर यहाँ पे पढ़ा है तो वो सिक्स क्लास में भी होगा, एट्थ में भी, नाइन्थ में, पर इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो वो चीज आप देखो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी इसमें इंक्रीज होगा, कि मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे पैर में स्टार्टिंग में हमने अपने, जैसे
रिफ्लेक्स एक्शन हो कि कोई हमारे पैर को टच कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जो मोरो रिफ्लेक्स एक्शन है कि हम हमारी उंगलियां फैला दे रहे थे जब बच्चा था छोटा। उसके बाद में फिर उस पैर को हिलाना सीखता है, फिर उस पैर को पहली बार रखना सीखता है, फिर एक स्टेप बढ़ाना सीखता है, उस एक स्टेप से पहले खड़ा होने सीखेगा, फिर एक स्टेप बढ़ाएगा, उसे फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर उस चीज में मास्टरी हासिल कर लेगा। कि धीरे धीरे एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ हम किसी एक ऑर्गन पे मास्टरी हासिल कर रहे हैं, या फिर उसी डायरेक्शन में कि एक स्पाइरल में होता है, नो कि ना कि लीनियर में। अर्ली डेवलपमेंट मोर क्लिनिकल इंपॉर्टेंट देन लेटर, कि देखो अर्ली डेवलपमेंट क्रिटिकल होता है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिजिकल डेवलपमेंट हर एक चीज बहुत क्रिटिकल होती है। कि जब भी आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है तो हर एक चीज का उसका ध्यान रखा जाता है कि कमरे में फैन चलाना है नहीं चलाना, कमरे में क्या बोलते हैं एसी चलानी है नहीं चलानी, या फिर हर एक चीज पे कि बाहर लेके जाना कैसे, सर के नीचे हाथ रखना, वो हर एक चीज को ध्यान में, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है कि इस टाइम पे कि बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, उसकी नर्व्स हो गई, हर एक चीज पे कंट्रोल करना, वो हर एक चीज पे क्या है दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहली जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एक टर्म पढ़ी थी कि बच्चा किसकी तरफ, डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ जाना चाहता है, और डेवलपमेंट भी यही है कि डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ लेके जाना। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैच्योरेशन एंड लर्निंग, इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग का हेरिडिटी एनवायरनमेंट। तो देखो डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि दोनों का, कि मैच्योरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस और लर्निंग के जो एक्सपीरियंस के साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो चीजें आती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि अपने और दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उन पे कंट्रोल करना। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही प्रोडक्ट हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे को, जैसे ये है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ऐसे देके डायरेक्ट ऐसे देके पूछी जाएंगी कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट है और ये भी डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने कौन सी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था, दो टाइप की डायरेक्शंस होती हैं, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल और दूसरा, देखो प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, ये सेंटर से, सेंटर वाले टर्म से क्या होता है, यहां से लेके अपने हाथों पे कंट्रोल लेके आ रहा है बच्चा अपने सेंटर से, उसके बाद में अपने पैरों की तरफ कंट्रोल लेके जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटर टू पेरिफेरी हो गया। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल। उसके बाद में सिफेलोकोडल, कि मैं बच्चे का कंट्रोल कहाँ से, उसके सर से लेके और पैर की तरफ जो कंट्रोल जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जो सिफेलोकोडल। जो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है कि सेंटर से मिडल लाइन टू पेरीफेरी डायरेक्शन के अंदर बाहर की तरफ लिम्स के अंदर जाना, और डेवलपमेंट प्रोडक्ट नियर टू फार, नियर टू फार मतलब कि अंदर से लेके बाहर की ओर। उसके बाद में आउटवर्ड टू सेंट्रल एक्सिस, कि सेंट्रल एक्सिस से बाहर की तरफ एक्सट्रीमिस। तो यही सब चीजें हैं जो किस पे, जो हमारे डेवलपमेंट को बताती हैं, समझाती हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो भाई। ये फ्री बैच है जो ज्ञान सूत्रा 360 पे है, कि भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, और उसके साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट डायरेक्ट मेरे को दिखेंगे, बाकी किसी को विजुअल नहीं होंगे। और ये भाई हमारा कौन सा, कि जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको अगर कोई वैकेंसी आती है जैसे एपीएस से रिलेटेड या फिर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप उनको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आई होप भाई आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। भाई प्लीज़ रिवीजन कर लेना। और कल की जो क्लास होगी भाई, कल की क्लास किस पे, पीवाईक्यू पे होगी क्लास। पीवाईक्यू क्लास होगी जो कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, इनके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी।